Everyone, so far we have taken the 3 lectures of Indian Constitution. मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि प्रियम्बल की कितनी इंपॉर्टेंस है अलोंग विद द केस लॉज। 3 ही बेसिक केस लॉ आपको बताए थे मैंने। द फर्स्ट केस लॉ विच आई टोल्ड यू इज रीबेरोबरी यूनियन का, जिसमें बोला प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड आई टोल्ड इज केस वन भारती, जिसमें बोला प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इंटीग्रल नहीं बोला। एंड थर्ड मैंने बोला था SR बोम्बई, जिसमें बोला था प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तीनों की वर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है। आप नेट का एग्जाम देख के भी आ चुके हैं, देखा होगा ऑप्शंस में। नेट के एग्जाम में बहुत बारीक ऐसे एकदम क्लोज वर्डिंग होती है। केस लॉज में पर्टिकुलरली बहुत कंफ्यूजिंग एरिया होता है, और जितने भी मैंने नोट में बनाया वो एक्स्ट्रा नहीं डाल के उतना ही डाला है जो आपके एग्जाम में पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है। Then after that we discussed directly Article 12 and 13, and I told you, Part 3, which is fundamental rights, is Magna Carta of Indian Constitution. ये वो पार्ट है जिसने आपको हर एक फंडामेंटल राइट दिया है। वी आर अ कंट्री वेयर वी आर फॉलोइंग सिस्टम ऑफ रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब मैंने बताया था, आवर नेशंस हेड is not someone who is hereditary monarch. He is the one who gets elected by elections. सऊदी अरब की जो है, और जैसे बाकी कंट्री में जैसे सलमान बिन का आपको एग्जांपल देते हैं कि आज भी कुछ कंट्री है जहाँ पे हेरिडेटरी मोनार्क होता है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ये एक सिस्टम होता है। जैसे सलमान बिन वहाँ के हैं, अब उनके बेटे शायद मोहम्मद बिन सलमान ऐसे कुछ नाम है उनका, वो आगे जाके सब वहाँ के हेड बनेंगे। ये सिस्टम हमने इसको समझ रिपब्लिक। फिर हमने डेमोक्रेसी की बात करी कि अल्टीमेटली वी आर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। हम ही सरकार चुनते हैं। हमारे से चुने हुए लोग, जो आप MP चुनते हो, सांसद चुनते हो, वो वहां पे जाके बैठते हैं और आपका नेतृत्व करते हैं। उसके बाद में आई टोल्ड समथिंग रिगार्डिंग आर्टिकल 12 एंड 13। मैंने बताया था कि इफ यू सी पार्ट 3 विच इज फंडामेंटल राइट्स, तो आप कंप्लीटली देखोगे कि ये वाला जो पार्ट है आपको हर तरह की अलग अलग फंडामेंटल राइट्स दे रहा है, राइट। बिकॉज हमारा प्रीएम्बल क्या बोल रहा है कि वी आर द कंट्री जहाँ पे हम एंश्योर करेंगे कि हमारे पास जस्टिस हो, इक्वलिटी हो। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बात की ना हमने, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। तो इक्वलिटी किस चीज की थी? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। भाई स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी तो तब आएगी ना जब सबको हम इक्वल मानेंगे। दैट्स व्हाई टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स, लाइक इक्वलिटी कैसे आए, लिबर्टी कैसे हो, इन सब की वजह से हमने अलग अलग फंडामेंटल राइट्स डाले हैं। सो बट हमने देखा था कि इफ यू सी टाइटल, आर्टिकल 12 एंड 13 के जो ऊपर हेडिंग है वो लिखा हुआ है जनरल, जबकि आर्टिकल 14 से लेके 18 तक आपको टाइटल होता है इक्वलिटी। ये वो आर्टिकल्स है जो इक्वलिटी को एंश्योर करते हैं, जबकि 19 से लेके आगे 20 तक अलग अलग राइट टू फ्रीडम टाइटल होता है। 12 और 13 आई टोल्ड यू इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आर्टिकल 12 आपको बताता है कि अल्टीमेटली स्टेट कौन है। एंड स्टेट मतलब वो राज्य वाला स्टेट नहीं, बट वो कौन सी एंटिटी है जिसको हम जिसके अगेंस्ट अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन वो पर्टिकुलर एंटिटी करे, तो आप उसके अगेंस्ट आप केस लगा सकते हो कि आपका फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ फंडामेंटल राइट ऑफ अनटचेबिलिटी, या आपकी कोई भी आपका छुआछूत एक क्रिमिनल अपराध। और इफ यू सी पर्टिकुलरली पॉलिसीज रिलेटेड टू रिजर्वेशन, आर्टिकल 15 एंड 16, आपको अलग अलग रिजर्वेशन मिला है। लेट इट बी EWS रिजर्वेशन, है ना, 10% मैक्सिमम लिखा हुआ है वहां पे। नाउ ये कल को आप इंफोसिस कंपनी में जाके बोल दो, पुणे या टाटा कंपनी में जाके बोल दो कि अच्छा आपने तो मेरे को रिजर्वेशन नहीं दिया। क्यों नहीं बोल सकते आप वहां? बिकॉज दे आर नॉट द ऑर्गेनाइजेशन विच आर फॉलोइंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। क्योंकि स्टेट की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि यूनियन के लेवल पे आपका है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, राइट। विधायिका जो कानून बनाती है, और एग्जीक्यूटिव जो पास करती है, इम्प्लीमेंट करती है, और जुडिशरी अपना लास्ट में इंटरप्रेट करके कोई ब्रीच ऑफ लॉ होता है तो उसको पनिश करती है। तो अगर इफ यू सी आर्टिकल 12 का डेफिनेशन, उसमें लिखा है कि स्टेट इंक्लूड्स एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, विधानसभा, विधान परिषद, और यहाँ पे आपकी लोकसभा, राज्यसभा हो गई। एंड उसके बाद में लिखा है ऑल अदर लोकल और अदर टेरिटरीज फॉलिंग अंडर द इंडिया और अंडर कंट्रोल ऑफ कंट्री। तो ये जो अदर टेरिटरीज है, अदर टेरिटरीज है, उसके वजह से आपको इतने सारे पर्टिकुलरली बहुत सारे केस लो पढ़ने पड़ते हैं। चाहे वो सोमनाथ का केस हो, प्रदीप विश्वास का केस हो, BCCI का केस हो,
जे टेलीफिल्म्स का केस हो, क्योंकि समय के साथ ये मांग उठने लगी कि भाई हम स्टेट माने किसको। जैसे आपका केस है राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल, इसमें बोला कि भाई राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वो भी एक स्टेट है। अब जब हम बोलेंगे कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड स्टेट है, तो वहां पे भी अगर आपका कोई राइट ब्रीच होता है तो वो करोगे आप कोई भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट बिजनेस है, उसमें जाके तो नहीं बोलते कि मेरे को ओबीसी का दो, एससी एसटी का रिजर्वेशन दो, पर गवर्नमेंट में तो हर जगह बोलते हो। दैट इज व्हाई इट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट कि आप स्टेट को समझो कि स्टेट के अंदर पर्टिकुलरली क्या क्या आता है, और स्टेट के अंदर कौन सी अदर टेरिटरीज आती है, आई मीन अदर ऑथोरिटीज कौन सी आती है। मोटा मोटा एनी ऑथोरिटी विच हैव अ काइंड ऑफ नेक्सस विद द गवर्नमेंट, किसी से गवर्नमेंट को फंड मिल रहा है, वो ऐसा काम कर रही है जो गवर्नमेंट का काम है। हर एंटिटी सिर्फ यही थोड़ी है, कितने सारी जैसे मैंने आपको बताई थी, भाई महिला बचत गट हो सकता है, कोई भी सोसाइटीज रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1868 1860 आर आल्सो स्टेट्स। अलग अलग कोई भी बहुत सारी, मनरेगा हो सकती है सरकार की, एक महिला बचत गट हो सकती है, किसी महिलाओं को शिक्षित करने के लिए कोई अलग से बनाई जा सकती है कोई ऑर्गेनाइजेशन, वो भी सारी स्टेट की एंटिटी है। समझ रहे हो? This is what we discussed. Then we discussed about Article 13. Article 13 is something which has the lot of interpretation, and three doctrines हम वहां पे पढ़ते हैं, which is doctrine of eclipse, doctrine of severability, and we have other judicial review and doctrine of waiver of rights. मैंने आपको particularly एक एक चीज properly समझाया था कि eclipse क्यों important है. We told that Article 13 one particularly deals with pre-constitutional law, right? 13.2 deals with post-constitutional law. 13.3 says that law includes this, and law in force includes this, and 13.4 बाद में 24th अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। तो इसमें कितने सारे पॉइंट मैंने बताए थे कि एक्लिप्स क्यों पढ़ना पड़ता है, सेवरेबिलिटी क्यों पढ़ना पड़ता है, देन वेदर अमेंडमेंट इज लॉ और नॉट, है ना। सज्जन सिंह वाला केस, उसके बाद में गोलकनाथ का केस, फिर केशवानंद भारती का केस, इसकी क्रोनोलॉजी की, केशवानंद गोलकनाथ ने बोल दिया था कि भाई अमेंडमेंट भी लॉ है 1967 में, बट बाद में फिर उसको हटाने के लिए 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 से उसका इफेक्ट हटा दिया था। आई होप आपको ये सब रिकैप हो रहा है, मैं इसको पूरा वापस रिपीट नहीं कर सकता। एक बार ये सारा पढ़ा था ना अपन ने, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, ये सारा आपके नेट के पूछे हुए क्वेश्चन है सारे। मैंने बताया था ना कि एक्लिप्स मतलब ये है कि सबसे पहले बोला कि जो आपके संविधान चालू कमेंसमेंट हुई 26 जनवरी 1950, उसके बाद में उसके जो पहले के लॉ है वो सारे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। तो मैंने दिखाया था कि ऐसा तो नहीं है कि आपके पहले वाले सारे कानून एकदम से स्क्रैप कर दिए, वरना फिर आईपीसी 1860 क्यों चलता, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्यों चलता, क्योंकि वो भले ही प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर सरकार जब तक खुद ना बोल दे कि ये वाला पर्टिकुलर कानून हम रद्द कर रहे हैं या इट हैम्पर्स योर फंडामेंटल राइट्स, तब भी उसको हम रोकते हैं। क्योंकि आर्टिकल 372 की लैंग्वेज क्या है, सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल लॉ इन फोर्स इन टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शाल कंटिन्यू इन फोर्स, वो चलते रहेंगे जब तक कि अल्टर्ड, रिपील्ड या अमेंड ना हो जाए बाय कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर। जब तक विधायिका खुद ना बोल दे, अब जाके आपको बोल दिया विधायिका ने कि भाई बीएनएस चलाएंगे, बीएनएसएस चलाएंगे, आईपीसी नहीं चलाएंगे, सीआरपीसी नहीं चलाएंगे, तो अब जाके वो हट गए। इसलिए इसमें चक्कर क्या पड़ता है, मैंने कल आपको बहुत शानदार एक केस लो के साथ बताया था कि मान लो एक पहले का एक एक्ट था, प्रेस एक्ट 1931 का, उसमें मान लो ब्रिटिश की सरकार थी, उन्होंने एक कानून बनाया कि भाई जो भी हमारे अगेंस्ट कुछ छापेगा, पोस्टर वोस्टर, हम उसको जेल में डाल देंगे। जैसे केसवा वाला जो मैंने केस बताया था, वो केसवा मेनन का, तो उसमें केसवा मेनन को 47 के आसपास उसको कोई उसने एक पोस्टर पब्लिश किया था, उसके वजह से उसकी प्रोसीडिंग चालू हो गई, वो प्रोसिक्यूशन चालू हो गया उसके, बट उसकी प्रोसिक्यूशन आगे बढ़ती बढ़ती चली, 50s में आ गई। अब आपका कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, तो उसने बोला कि ये जो मैंने पोस्टर छापा है, ये तो मेरा आर्टिकल 19(1)(a) के हिसाब से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो ये जो पहले वाला कानून है, पोस्टर एक्ट वाला, ये तो मेरा कानून, मेरा जो फंडामेंटल राइट है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसको ब्रीच कर रहा है कि भाई मेरा पोस्टर छापना तो था ही।
पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो आर्टिकल 13(1) है उसका नेचर जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, प्रोस्पेक्टिव है। ठीक है, मैंने बताया था कि रेट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव है, ये आगे से लागू होता है। जब 1947 में आपने ये पोस्टर पब्लिश किया था, तब आपके पास ये पर्टिकुलर राइट नहीं था। ये सब स्पीच एंड एक्सप्रेशन और ये सब तो बाद में आया है 26 जनवरी 1950 में। इसलिए आपकी जो प्रोसिक्यूशन चल रही है वो उसके हिसाब से चल रही है, बिकॉज आर्टिकल 13(1) इज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर, आगे की तरफ से अप्लाई होता है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। और इसीलिए फिर डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स क्या बोलता है कि जब कभी भी कोई ऐसा कानून है पहले का प्री कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहा है, तो फंडामेंटल राइट उस कानून के ऊपर आके बैठ जाएगी। इस पर्टिकुलर केस में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऊपर आके बैठ जाएगा। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, उसमें जो अपना केस था, मतलब जैसे मान लो कि एक एग्जांपल था आर्टिकल 19 में 6 में, आपका एक राइट है ना, फ्रीडम टू डू एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, जी में क्या पे क्या लाइन है वहां पे, फ्रीडम टू डू एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। अब मध्य प्रदेश में मान लो, एक रेलवे का मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लो देश आजाद हुआ, उससे पहले आपके पास ये राइट नहीं था, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। बाद में आपके पास ये राइट आ गया संविधान चालू होने के बाद। पर मान लो उससे पहले एक कानून था कि भाई रेलवे जो है, रेलवे डिपार्टमेंट, वो सरकार की मोनोपोली है उस पे, उसको आप नहीं कर सकते। तो आप कोर्ट में जाके खड़े हो गए, आपने बोला कि सर मेरे को तो रेलवे का बिजनेस करना है, मैं तो ट्रेन बनाऊंगा। आप ये मेरा जो आर्टिकल 19(1) है, फ्रीडम टू डू एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, वो मेरा ब्रीच हो रहा है इससे। तो अब इस केस में क्या होगा, आपका राइट ऊपर आके बैठ गया, फंडामेंटल राइट। कौन सा, कि नहीं भाई इसको अलाउड करो, ये रेलवे का बिजनेस करेगा। फिर बाद में क्या हुआ, मैंने बताया था आपको कि आर्टिकल 19(6) में बाद में जाके एक, इससे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से एक प्रोविजो डाल दिया था। आपने प्रोविजो पढ़ रखा है, जब आप आर्टिकल 19(6) पढ़ते हो तो उसमें दो लाइन है कि बट देयर में बी सम ऑक्यूपेशन ट्रेड, जिसमें आपको कोई एकेडमिक या टेक्निकल क्वालिफिकेशन की जरूरत हो, एंड देयर में बी सर्टन बिजनेसेस जहाँ पे मोनोपोली हो सकती है। आर्टिकल 19(6) में पढ़ते हो आप प्रोविजो में, क्योंकि मान लो कोई डॉक्टर है, वही तो मेडिसिन प्रैक्टिस करेगा, एमबीबीएस बनना जरूरी है ना। कोर्ट ही तो, कोर्ट में जो एक एडवोकेट है उसको ही तो लाइसेंस है। तो अब ध्यान से सुनना, तो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स का मतलब क्या है कि पहले का कोई जो कानून है वो एकदम खत्म नहीं हो जाता है, बस वो नीचे बैठ जाता है और उसके ऊपर फंडामेंटल राइट आ जाता है। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन में गड़बड़ी हो रही थी ना उस कानून की वजह से, अगर वो अपन ने ठीक कर दी तो फिर दोनों एग्जिस्टेंस में आ जाते। ये है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, ये सारी चीजें बताई। नाउ टुडे वी विल स्टडी पर्टिकुलरली आर्टिकल 14। बिकॉज ये सिर्फ लैंग्वेज समझना जरूरी नहीं है कि आप थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज समझ लिए और आपको लगा कि ठीक है भाई। ये कॉन्स्टिट्यूशन इज समथिंग विच यू विल रियलाइज विथ टाइम कि सच में आपको आर्टिकल 12 से लेकर 51 ए तक शानदार तरीके से आना चाहिए, कि दो लोगों में बैठो ना तो भी आप उसको बता पाओ कि भाई ऐसा ऐसा है, यहाँ ये सरकार जो ऐसा कर रही है इसमें ये गड़बड़ है। अब आप एंटी डिफेक्शन लॉ ही देख लो। एंटी डिफेक्शन लॉ है दल बदल विरोधी कानून पॉलिटिकल पार्टीज का। उसमें भाई एंटी डिफेक्शन आप किसी पार्टी के मेंबर बनने के बाद नहीं छोड़ सकते, पर जिसको अगर 52nd अमेंडमेंट ना पता हो, पर्टिकुलरली कि जब कोई पार्टी टूट के 2/3 मेंबर एक साथ तोड़ते हैं ना पार्टी को, उन पे दल बदल विरोधी कानून नहीं लगता है। जैसे महाराष्ट्र एग्जाम्पल था, जब एकनाथ शिंदे ने पार्टी तोड़ी थी उद्धव ठाकरे की, तो जब मैटर आगे गया हाई कोर्ट वहां पे, तो बोला कि एक साथ इतने एमएलए टूटे 2/3, तो इन पे कोई चार्ज नहीं लगेगा पार्टी इनको। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन इज रियली इंटरेस्टिंग, चाहे वो SC ST का प्रेजेंट में जो क्रीमी लेयर का मुद्दा है उसको देख लो। भाई आपको पता है ना कि भाई SC ST में प्रेजेंट में ये हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि भाई जिसके फादर मदर फाइनली कोई भी पेरेंट्स IAS बन गए, IPS बन गए, तो अब डिस्क्रिमिनेशन का कोई वो बात बचती नहीं है। जिस तरह से OBC में क्रीमी लेयर है, OBC में ये होता है कि जब आप कोई गेजेटेड पोस्ट पे लग जाओ या एक इनकम का शेड्यूल है कि इतनी आपकी इनकम हो, तो आप क्रीमी लेयर में चले जाते हो। क्रीमी लेयर एक अलग वो है, तो रिजर्वेशन नहीं मिलता फिर आपको। वो SC ST में भी वही हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने वही बोला, बट वो पॉलिटिकल रीजन है उसमें, उसको जो भारत बंद हुआ था ना आपका,
उसमें उनको थोड़ा सा अपर जो मिनिस्टर्स है ना उनके द्वारा बहकाया गया। आपको ये समझ में आ रहा है मतलब, ये चलो ऑफ द टॉपिक बात है, हालांकि रिलेटेड है आपके आर्टिकल 14 से ही, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, क्रिमिनल और ये सब। उसमें कैसे होता है, अभी मतलब ले मैन में तरह से बताऊं, से मान लो 100 आदमी है, अपन आर्टिकल 14-15 पढ़ेंगे, इसी में ही है सारा वो रिजर्वेशन से लेकर। 100 आदमी है, 100 में से मान लो SC ST में 20 लोग अपर पोजीशन पे पहुंच गए, 20 लोग गेजेटेड पोस्ट पे पहुंच गए, कोई IAS बन गया, कोई IPS बन गया, SDM बन गया। अब अगर ये क्रीमी लेयर का कंसेप्ट उसको अप्लाई होता तो ये 20 साइड में हो जाते, इनको आरक्षण का प्रिविलेज नहीं मिलता, ये 20 को। सो इससे अल्टीमेटली फायदा किसको होता, ये बाकी 80 को होता ना, जो उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। 100 में से अगर मैं 20 को IAS अफसर बन जाए और मैं उनको साइड में कर दूं, भाई अब आपको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपके बच्चों को, हम आपको क्रीमी लेयर में डाल रहे हैं, तो इसके फायदा उसी कम्युनिटी के उन 80 लोगों को होता जिनके घर पे पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं है, राइट। बट इन बाकी 80 को इस तरह से ट्रीट किया कि आपका छीन रहे हैं ये सारा सिस्टम। इन बाकी 80 लोगों को जो पॉलिटिकल बेनिफिट है, पॉलिटिकल प्रिविलेज के लिए जो इस तरह से दिमाग में ये घुसाया कि भाई आपका अधिकार छिन रहा है, जबकि अधिकार छिन नहीं रहा था, उनके लिए वो बेनिफिट था कि इफ यू विल सी एनी पर्टिकुलर फैमिली और समथिंग जिसमें जिसके मदर फादर या एनी विल वो बहुत पढ़े लिखे हो चुके हैं, एक बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठ चुके हैं, तो उनके बच्चों को अगर क्रीमी लेयर में डाल दे तो उनके लिए बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि वो उनके जो बच्चे आएंगे ना वो 100% बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे, उनके पास हर एक फैसिलिटी होगी, प्रिविलेज होगा, जागरूक होंगे वो स्टार्टिंग से ही। इसलिए ऐसा भी बोलते हैं, और ये बहुत हद तक सच भी है, कि ये जो है भी ना रिजर्वेशन, ये अल्टीमेटली वही लोग लेके चले जाते हैं बहुत बार जिसके पेरेंट्स ऑलरेडी बहुत एजुकेटेड है, बट वो क्रीमी लेयर में नहीं आते। तो ये सिंपल सी चीज है आर्टिकल 15 की। आपकी VP सिंह की सरकार बनी थी तब, जब OBC कमीशन बना तब ये क्रीमी लेयर का कंसेप्ट भी डाल दिया था इंदिरा साहनी के बाद में, कि भाई नॉन क्रीमी और क्रीमी का डिफरेंस भी कर लो, वही चीज उसमें कर रहे थे SC ST, बट पूरा भारत ही बंद करा दिया। चलो ये ऑफ द टॉपिक बात है, बट ये लॉजिक एकदम सही बता रहा, वो बात उनके मतलब सिंपल सी बात है, पर वो रिच नहीं करने दिया वहां तक किसी को। सो टुडे वी आर स्टडिंग दीज थ्री आर्टिकल 14 के ये पॉइंट बहुत सिंपल तरीके से अपने को पढ़ने हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन का रियल में क्या मतलब होता है, एक लाइन तो बार बार पढ़ते होगे, आर्टिकल 14 फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन बट इट डज नॉट प्रोहिबिट रीजनेबल क्लासिफिकेशन, बट एग्जैक्टली क्या होता है क्लास लेजिस्लेशन, ठीक है, इसको अपन समझेंगे। फिर न्यू कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी जो है, जो आपको रिपीटेडली पूछता है, जिसको EP रोयप्पा के केस से लिया है, उसका एग्जैक्ट क्या मतलब होता है ना, एंड देन वन पर्सन में आल्सो बी ट्रीटेड एज अ क्लास, जो एक सिंपल सा आपका केस जो है वो। आज का मेरा काम है आपको ये जो लाइंस है ना, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक बट अनलाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड अलाइक, ये आप बार बार पढ़ते आओगे बहुत बार कॉलेज में। देन आर्टिकल 14 फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन बट डज नॉट प्रोहिबिट रीजनेबल क्लास, इसका एग्जैक्ट क्या मतलब होता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ इज नेगेटिव कंसेप्ट, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ इज पॉजिटिव कंसेप्ट, ये अपन बहुत सिंपल तरीके से अच्छे से पढ़ेंगे। आ जाओ। सो Article 14 reads that states shall not deny to any person equality before law or equal protection. दोनों चीज लिखते हैं अम्बेडकर जी ने, आपको इक्वलिटी बिफोर लॉ भी दे दिया और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी दे दिया। मोटा मोटा सुनना, इक्वलिटी बिफोर लॉ इंग्लैंड का कंसेप्ट है, क्योंकि वहां की एवी डाइसी जो है राइटर, उनकी बुक है रूल ऑफ लॉ, वहां से इक्वलिटी बिफोर लॉ निकल के आता है, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का सिंपल सा मतलब ये होता है कि यू नो एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, चाहे मंत्री का बेटा हो, चाहे गरीब का बेटा हो, चाहे IAS का बेटा हो, अगर मर्डर किया है तो कोर्ट में प्रोसिक्यूशन होगी, उसके अगेंस्ट वो ही कानून लगेगा और उसको वो ही चार्ज के थ्रू निकलना पड़ेगा।
ये इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये सिंपल भाषा में। ठीक है। नेगेटिव मतलब, नेगेटिव कंसेप्ट इसलिए है क्योंकि ये सबको एक फुट पे स्टैंड करवाए। ठीक है। अब सेकंड आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है और इसको बोलते हैं पॉजिटिव कंसेप्ट। इसी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की वजह से आप आर्टिकल 15 और 16 रियल में पढ़ते हो, और सारा माथा फोड़ी इसी के है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ। अगर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होता ही नहीं ना संविधान में, तो रिजर्वेशन आ ही नहीं सकती। क्योंकि ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है जो ये कहता है कि इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस, कि भाई जब सर्कमस्टेंसेस इक्वल हो तब तो ट्रीटमेंट भी इक्वल होना चाहिए। बट अगर मान लो सर्कमस्टेंसेस ही इक्वल नहीं है, महिलाएं इस देश में बहुत लंबे समय तक अगर वंचित रही हैं, या कोई भी कास्ट बहुत लंबे समय तक वंचित रही है, तो उनको एक इक्वल स्टेटस पे लाने के लिए कुछ तो स्पेशल प्रिविलेज देने पड़ेंगे ताकि वो मेन स्ट्रीम में आ पाए। इसको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोलते हैं। ये क्या बोलता है? ये लाइन है, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, बट अनलाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड अलाइक। जब आपके सर्कमस्टेंसेस सेम नहीं है, तो फिर हम उसको इक्वल नहीं दे सकते, उसके लिए कुछ ना कुछ हमें स्पेशल करना पड़ेगा ताकि हम उन्हें मेन स्ट्रीम में ला पाए सोसाइटी। तो इतना है इक्वलिटी बिफोर, इंग्लैंड से लिया है। ये आपके सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये मेरे टाइम का क्वेश्चन था। डाइसीज रूल ऑफ लॉ, अब लोग बोलते हैं कंपैरेटिव पब्लिक लॉ अलग से पढ़ो, ह्यूमन राइट्स अलग से पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशन में मैक्सिमम कवर करवा दूंगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग। सो अभी अपन एक रीडिंग करते हैं सिंपल। देखो क्या है, इट इज टेकन फ्रॉम इंग्लैंड एंड इट इज ए नेगेटिव कंसेप्ट। और क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ कॉलेट्स एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, कोई भी एक पर्सन हो, चाहे वो आपके प्रधानमंत्री का पोता हो। अभी वो वहां पे हुआ था ना, कर्नाटक में ही हुआ था ना, वो एच डी देवगौड़ा का पोता था, उसके वो 1800 कुछ क्लिप्स रिलीज हुए थे। इलेक्शन से पहले नहीं हुआ था क्या? फिर वो भाग गया था जर्मनी। तो कहने का मतलब, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, चाहे प्रधानमंत्री का पोता होगा तो भी उसको प्रोसिक्यूशन तो फेस करना ही पड़ेगा। हालांकि उसमें आजकल फिर पुणे वाले जैसे केस भी हैं जिसमें कोई लड़का ड्राइव करके एक लड़का लड़की को सुला दिया वो रोड पे। वो जो ऑनर था ना, वो एक बिल्डर है राजस्थान का, अग्रवाल अग्रवाल कुछ था वो, उसका लड़का है वो, जो पुणे का केस हुआ था, अगर आपने मीडिया में देखा। और उसमें पुणे का जो सेशन वहाँ वही हुई थी, तो उसने, आपने देखा होगा, उसने बोला कि ऐसे लिख दो एक निबंध कि ड्राइव कैसे करनी चाहिए, ये उसकी पनिशमेंट होती थी, दबा के पैसे खिलाए थे। तो ये हम संविधान में ये मान रहे हैं, पुणे पोर्स वाला केस, एग्जैक्टली पुणे पोर्स वाला केस में, दैट पर्टिकुलर गाय इज सन ऑफ अ बिल्डर, वो राजस्थान के बिजनेसमैन है, बहुत अच्छे उनका लड़का। पुणे पोर्स निबंध लिखने के लिए बोला है उसको, निबंध लिख के लेके आना ट्राई। सो ये एक नेट का क्वेश्चन था, कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ इज एन एस्पेक्ट ऑफ डाइसीज रूल ऑफ लॉ इन इंग्लैंड। कहने का मतलब, हम क्यों बोलते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ हमने इंग्लैंड से लिया है, क्योंकि डाइसी की जो बुक है ना, रूल ऑफ लॉ, वहां से हमने इक्वलिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट लिया। परंतु इक्वल रूल ऑफ लॉ वाली जो बुक है उसमें तीन चीज मेनली बातें होती है। तीन चीज कौन सी होती है? एक अपने नोट्स साथ में लेके बैठा करो जब क्लास लो अटेंड करो। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एंड, ये यहाँ पे और है, और एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर ऑफ गवर्नमेंट। मतलब क्या हुआ? पहला जो रूल ऑफ लॉ का एस्पेक्ट है वो ये है कि लॉ को हम सबसे ऊपर रखें। ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है, किसी इंसान की पोजीशन और पावर के हिसाब से हम हमारा लॉ नहीं चेंज करते, वो ऊपर रहेगा। और दूसरा क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का मतलब क्या है? और जिसको दूसरा नाम क्या बोल रहे हैं, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कुछ भी आर्बिट्रेरी एक्शन नहीं लेगी भाई, जो रूल है कानून है उसके हिसाब से चले, आर्बिट्रेरी कोई भी काम नहीं होगा सरकार के द्वारा। ये पहला एस्पेक्ट जो कि अपने इंडिया में भी अप्लाई होता है। दूसरा, इक्वलिटी बिफोर लॉ, एग्जैक्टली क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये भी। तीसरा जो रूल ऑफ लॉ का एस्पेक्ट है वो है कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड। ये एविडाइसी की बुक का तीसरा एस्पेक्ट। अब लोग ऐसे बोलते हैं ना कि ये क्यों अप्लाई नहीं करता, क्योंकि
उन्होंने वहां पे इंग्लैंड में, मैंने आपको बताया था, नॉट एवरी कंट्री हैज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव अ फैंटास्टिक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच आवर कंट्री इज रन। बट वहां पे ऐसा नहीं, वहां पे एक कस्टम की तरह है, जो रूलिंग्स थे पुराने, जो कोर्ट के रूलिंग्स थे, उनके थ्रू 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 वो एक फाइनली एक नॉर्म बन जाता है कि ऐसे 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 रन करना है। उनका कोई वैसे नहीं है सिस्टम। इसलिए हमारा जो ये जो थर्ड एस्पेक्ट है एविड आईसी की बुक का, हैंड रेस हाथ से करते हैं। सो आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन। सो ये जो तीसरा एस्पेक्ट है एविडाइसी का, वो हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं। Got it? तीसरा वाला जो है कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड, वो हमारी कंट्री में अप्लाई नहीं होती। इसलिए बोलते हैं कि एविडाइसी के जो दो प्रिंसिपल है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ, वो अपने इंडियन लीगल सिस्टम में अप्लाई होते हैं, और तीसरा जो एस्पेक्ट है वो अपने इंडियन में अप्लाई नहीं होता है। अब ये वाला पॉइंट अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये फेवरेट है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिका से लिया है आपने, और यहाँ पे ये है कि भाई इसकी वजह से रिजर्वेशन और ये सब निकल के आते हैं कि भाई जब इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट तो अपन तब रखेंगे ना जब इक्वल सर्कमस्टेंसेज हो। अगर कोई भी जेंडर हो, अगर मान लो सिंपल सी बात है, हम पीपल विथ डिसेबिलिटी को रिजर्वेशन देते हैं, इसलिए देते हैं क्योंकि भाई उसके सर्कमस्टेंसेज अलग है। किसी का फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो उसको हम एक नॉर्मल इंसान के साथ नहीं रख सकते, दोनों की कैपेबिलिटीज में फर्क हो सकता है। भाई ओलंपिक्स हुए अभी, तो ऐसा तो नहीं है कि भाला जब थ्रो करवाया तब सबको साथ करवा दिया। वो जो फिजिकल डिसेबल वाले हैं उनका अलग से सारा होता है, और नॉर्मल वालों का अलग से होता है। वैसे यहाँ पे है कि भाई इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट तो तब होगा ना जब इक्वल सर्कमस्टेंसेज हो। अगर नहीं है तो हम उनको स्पेशल प्रिविलेज देंगे ताकि वो मेन स्ट्रीम में आ पाए। अब ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारे क्वेश्चन याद रखना, जहां जहां अमेरिका का लिखा हुआ है ना वो बार बार पूछता है, क्योंकि वो कंपेरेटिव लॉ के हिसाब से पूछता है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो 14th अमेंडमेंट ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। इट इज रिगार्डेड एज अ पॉजिटिव कंसेप्ट बिकॉज इट एक्सपेक्ट्स पॉजिटिव एक्शंस फ्रॉम दिस स्टेट। स्टेट खुद की तरफ से पॉजिटिव एक्शन लेता है, चाहे फिर वो राशन से आपको राशन देना हो, बीपीएल वालों का अलग से कार्ड बनना हो, बिलो पॉवर्टी लाइन वालों का, फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ फैसिलिटी देना हो, किराया कम लगना हो। क्योंकि कोई जाके बोलते है जवान लड़का के हाल मेरे तो ज्यादा किराया लेते हो, उससे कम लेते हो बस का ट्रेन का। तो इसलिए है क्योंकि वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, जो जैसे सर्कमस्टेंसेस है उसके हिसाब से हम पॉजिटिव एक्शन लेता है स्टेट। ठीक है। अब आपके आगे केस लो जिनको बेसिकली एकदम इजी इजी तरीके से समझ। अच्छा हाँ, इसमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन और ये सब बहुत कुछ बाकी है, समझाने वाली चीजें, रटने वाली तो चीज है। ठीक है। ये एडिशनल मैंने पुराने वाले जैसे आप पे पढ़ोते हो, ये सब एडिशनल है। आप इक्वलिटी बिफोर लॉ का मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, इक्वलिटी बिफोर लॉ में एक सिंगल एक्सेप्शन है, मतलब वैसे तो इंडिया में भी एक्सेप्शन है। जैसे वहां पे ये होता है कि जो मोनार्क होता है इंग्लैंड में, जो राजा सिस्टम होता है, उसको ये मानते हैं कि मोनार्क कैन डू नो रॉन्ग। तो वहां पे से अपने भी यहाँ पे इक्वलिटी बिफोर लॉ में रेस्ट्रिक्शंस तो है ही ना। जैसे भाई देयर विल बी नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ड्यूरिंग टर्म ऑफ ऑफिस, ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ ऑफिस। तो ऐसे तो रेस्ट्रिक्शंस तो हमारे यहाँ पे भी अलग अलग है, वो भी मैं आपको फटाफट रेस्ट्रिक्शन दिखा दूँ, अभी दिखा रही हूँ। जैसे कि ये अंडर आर्टिकल 359(1), when proclamation of emergency is in operation, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स गेट सस्पेंडेड। अब आप नहीं बोल सकते कि हमारा ये सारा इक्वलिटी क्यों नहीं ट्रीट कर रहे। वो वो उस वक्त के लिए आपके फंडामेंटल राइट टूट जाते हैं। आर्टिकल 361, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ ऑफिस। उसके अलावा आपका वो वाला एग्जाम मान लो, जैसे आर्मी के लोग होते हैं उनका अपना जस्ट फॉर, वो उस एग्जाम का नाम क्या है जो अपन मिलिट्री में आर्मी में जज बनने के लिए देते हैं।
आई जैग जैग, हाँ जैग जैग जैग। तो भाई उनका मिलिट्री वालों का मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स है, मार्शल लॉ है, वो सारे अलग चलते हैं। देन फिर इंटरनेशनल लॉ में देखोगे तो आप फॉरेन सॉवरेन्स है, एम्बेसडर्स है, उनको इम्यूनिटी मिलती है जुडिशियल प्रोसेस से। सीपीसी में भी हम पढ़ते हैं कि जब किसी भी फॉरेन डिप्लोमेट्स के अगेंस्ट आप केस नहीं कर सकते और उसके अलग अलग ग्राउंड्स दे सके हैं, कैसे परमिशन लेनी पड़ती है, क्या क्या करना पड़ता है। तो ये एक तरह से रेस्ट्रिक्शन भी है कि कोई बोले कि फिर ऐसा प्रेसिडेंट के अगेंस्ट क्यों क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, नहीं, आपने आर्टिकल 14 में इक्वलिटी में पढ़ा, उसके भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस भी है ना। अब केस लॉस तो हम पढ़ लेंगे, बट एक चीज ये पहले आप समझो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस मुझे दो चीज आपको अच्छे से समझानी है, समझाने लायक। वो है एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन और क्लास लेजिस्लेशन। इसका मतलब एग्जैक्ट क्या होता है। फिर तो केस लॉस जो लिखे हैं मैंने, ये एग्जैक्ट आपके नेट के पर्पज से लिखे हैं, जो आपको नेट में पूछ रहे हैं। ये तो आपको सीधा सीधा याद रहना चाहिए। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण 1975, rule of law mentioned in article 14 is basic structure of constitution and hence it can't be destroyed even up by amendment of constitution under article 360। ये लैंग्वेज ऐसे इसलिए यूज किया कि 1975 का वो टाइम था जब राजनारायण ने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट यूपी में जो इलेक्शंस हुए थे उसके ये बोला था कि आपने जो काउंटिंग वुंटिंग है गलत कराई है और बहुत मतलब करप्शन हुआ है इलेक्शंस में। तो इसके इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी कि मैडम जो आपने इलेक्शन कराए वो भले ही उस पोस्ट पे हो पीएम की में, और उस वक्त जज जो थे इलाहाबाद हाईकोर्ट के, एक सिन्हा नाम से कोई जज थे, उन्होंने उन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी थी कि मैं वो जो जजमेंट मैंने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट दिया था उसके वजह से मेरा आगे जाके सुप्रीम कोर्ट का प्रमोशन रोका गया। तो ये उस वक्त की बात है जब इंदिरा गांधी ने संविधान बहुत बड़े स्तर पर चेंज कर दिया था। फिर तो बाद में इमरजेंसी आई गई थी सेंट्री के आसपास। तो ये उस इलेक्शन की बात, इंदिरा गांधी वर्सेज राजनारायण। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला होगा कि हाँ भाई मैडम आप चाहे पीएम हो पर आप रूल ऑफ लॉ को बेसिकली चेंज नहीं कर सकते, ये देश संविधान से चलता है, आपकी सरकार बनेगी। फिर है एम नागराज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इक्वलिटी इज एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे केस लो ऐसे याद कर लेना। आई होप मेरे को भी ये चीजें कन्विंस ना करनी पड़े आपको, क्योंकि जितने नोट्स लिखाए हैं वो बहुत लिमिटेड और बहुत तरीके से लिखवाए हैं। ज्यादा लिखवाना स्किल नहीं होती। कल परसों ये कोचिंग उस एजेंसी मतलब वो यूपीएससी से रिलेटेड है, उसमें कुछ दूसरों वालों ने बोला है कि आपका स्ट्रक्चर इस हिसाब से बनाया है कि आप चाह के ये करते हो कि सिलेबस जबरदस्ती 18 महीने में पूरा हो, ताकि आपको लगे कि बहुत सारा पढ़ाया है बच्चों का सिलेबस, जबकि आप ये चीज 8-9 महीने में भी करवा सकते। तो मैंने तो कोशिश यही की है, आपको तो अभी फिर से कन्विंस करने की जरूरत है कि जितना है लिमिटेड पढ़ो पर सही से। और उसमें लोगों का 210 214 का स्कोर भी गया है उन्हीं नोट से। तो सेटिस्फाइड जितना है रीजनेबल क्वालिफिकेशन क्लासिफिकेशन और क्लास लेजिस्लेशन को एक बार हम समझते हैं। देखो, equality before law and equal protection of law for note that equality is not an absolute concept. Equals can't be treated unequally and unequals can't be treated equally। देखो, एक इसका मतलब क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फॉर नोट दैट इक्वलिटी इज नॉट एन एब्सोल्यूट कंसेप्ट। एब्सोल्यूट कंसेप्ट का मतलब हम ये बोल रहे हैं कि when we are talking about equality before law and equal protection of law, we are not saying that we will put every single person on same status, we will put every single person on same level of income। ऐसा एब्सोल्यूट की बात नहीं कर रहा है संविधान। हम बोल रहे हैं कि हम ऐसा कुछ हिसाब से लेके चलेंगे कि मैन स्ट्रीम में रहे सारे लोग, बट हम एब्सोल्यूटली नहीं चाहते हम, कि वो तो पॉसिबल भी नहीं है ना कि सबको एकदम एब्सोल्यूट पे लेके आ जाए, है ना। फिर ये जो बात है ना, आर्टिकल 14 फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन बट इट डज नॉट प्रोहिबिट रीजनेबल क्लासिफिकेशन। इसको समझना, a class legislation is a legislation which applies to a particular class of persons without any reasonable basis। ये लाइन को अच्छे से समझना, क्लास लेजिस्लेशन का मतलब क्या है। एक बार ये लाइन को भी रीड कर लो साथ में ताकि आपको बेटर समझ ये आर के गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नए वाले बच्चे, ये जो साइड के नोट्स मैं पीडीएफ ओपन कर रहा हूँ इसको मैं डाल दूंगा वैसे तो नोट्स में, और आप भी इंसर्ट कर देना। रोजाना एक एक पेज एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ ना, उसको साथ में करते चलो। Article 14 forbids class legislation. It does not forbid reasonable classification. Classification, however, must not be arbitrary, artificial or evasive। आर के गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसको एक बार मैं सिंपल भाषा में बताऊं।
रीजनेबल क्लासिफिकेशन तो ये हो गया कि भाई अ, जैसे मान लो राजस्थान में टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया चलता है, या कहीं पे भी मान लो ट्राइबल एरिया चलते हैं, ट्राइबल सब प्लान और नॉन ट्राइबल सब प्लान। तो कई बार एग्जाम में अपन देखते हैं, आरएस के एग्जाम में या कोई भी एग्जाम होते हैं, कि भाई ट्राइबल वालों के लिए टीएसपी वालों की कट ऑफ भी अलग गई है और इनकी सीट भी अलग रखी, इतनी तो हमने बेसिक सीट रखी। उसका क्या रीजन है कि भाई ट्राइबल एरिया जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा एरिया है जो आपका राजस्थान दक्षिण की तरफ, वो उतना एजुकेशन में आगे नहीं है। तो हमने क्या किया, वास्तव में ये एक रीजनेबल क्वालिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन, या कोई जेंडर के बेसिस पे हमने रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर लिया कि भाई इतना हम विडो के लिए रखेंगे इस हिसाब से। पर मान लो यूनिवर्सिटी में एक रिजल्ट आता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी, ठीक है, रिजल्ट में ये साफ तौर पर दिख रहा है कि मान लो 100 लोगों ने इंटरव्यू दिया, वहां पे पीएचडी के लिए 100 लोगों ने इंटरव्यू दिया, 20 वहां पे सीट है, और सामने सामने दिख रहा है कि 18 लोग जो सिलेक्ट हुए हैं, इसका क्लासिफिकेशन आपने ये बना दिया कि वो वही बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स वहां पे प्रोफेसर हैं या प्रिंसिपल है या वाइस प्रिंसिपल है या एचओडी है। ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है, ये तो आपने क्लास तैयार कर दी जो कि एक आर्बिट्रेरी या आर्टिफिशियल या इवेजिव क्लास हो गई। ये तो आपने किसी कुछ स्पेशल लोगों को इंक्लूड करने के लिए एक आर्बिट्रेरी तरीके से एक ग्रुप बना के बाकी सारों को निकाल दिया। अब इस लाइन को समझना, क्लास लेजिस्लेशन इज दैट विच मेक्स एन improper discrimination by conferring particular privilege upon a class of person arbitrarily selected। क्लास लेजिस्लेशन का मतलब सिंपल सा है, जब आप improper discrimination करते हो ना, arbitrarily select करते हो from a large number of persons all of whom stand in same relation to the privilege granted। भाई सबके नंबर सेम आए थे रिटर्न में, तो यूनिवर्सिटी में पीएचडी का रिटर्न हुआ, एक्स वाई जेड किसी भी यूनिवर्सिटी में मान लो, रिटर्न में सबके नंबर सेम है, मतलब ऑल ऑफ देम स्टैंड इन द सेम रिलेशन, बट इन द फाइनल सिलेक्शन देयर वाज अ आर्टिफिशियल वे ऑफ क्लासिफिकेशन। साफ साफ दिख रहा है कि भैया ये जो ऊपर वाले लोग थे ना इनके ही बच्चे, दिस इज क्लास लेजिस्लेशन, such that privilege granted and not granted people, there is no reasonable distinction or substantial difference which can justify inclusion and exclusion। क्लास लेजिस्लेशन का मतलब वही होता है कि जब आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो कि हमने इनको क्यों साइड में रखा है, प्रिविलेज दिया है उनको और इनको क्यों इधर रखा है, ये चीज अगर आपने नहीं कर पा रहे हो तब आपने क्लास लेजिस्लेशन किया है। बट फिर ये मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह से बताया, और बट रियलिटी ये है कि ये इज समथिंग व्हिच इज कॉमन। you you don't want to criticize, but as we are Indian citizen we do have the right to criticize wrong। but हाँ, इंटरव्यूज में ये बहुत बार होता है, बिकॉज इंटरव्यू इज डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटरव्यूअर, यू कैन नॉट टेक एनी स्टैंड फॉर दैट। मैंने सामने जगह का नाम नहीं बताऊंगा, बट मैंने आंखों के सामने रोते हुए देखा था एक लड़की को, वो अपने भाई को लेके आई थी कि सर मेरे भाई को जो आपने नंबर दिए ना इंटरव्यू, वो प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन किया है, आपने 25 में से 2 नंबर दिए हैं इसको, क्योंकि वहां एक सीट फंस रही थी कोई बड़े इंसान की। सब ठीक है तो अब मुझे चैट बॉक्स में फटाफट बता दो, ये समझ में आया? मेरा इंटेंशन ये है कि आपको इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, रीजनेबल क्लासिफिकेशन और क्लास लेजिस्लेशन, इसका एग्जैक्ट मतलब समझ में आ जाए, बाकी तो फिर पढ़ने लायक चीजें आपको इतना बता दो सिर्फ मेरे को। लॉजिक समझ में आ गया क्या सारा? कुछ नहीं है, जब आर्टिकल 22 खत्म हो जाएगा ना उसके बाद आप ही खुद ही रट लोगे, समझने वाली चीजें यही तक। अनुभव भी क्लास में आए। अनुभव दुबे ही है ना। अच्छा। नहीं नहीं, बच्चे बच्चे कुछ नहीं डरा है, सही है स्कोर, सफिशिएंट स्कोर है, कोई नहीं, बट अच्छी बात है देखो,
मैं तो अच्छा। हाँ, अब देखो पुराना ट्रेंड तो ऐसा भी था कि जब हमारे टाइम पे, मैं डरा नहीं रहा हूँ पर मेरी एक फ्रेंड थी, तो उन्होंने भी आरजेएस मेंस लिखा, उनके मार्क्स थे 200 नेट में। कट ऑफ गई थी उस अटेम्प्ट में 202, और जीआरएफ की कट ऑफ गई थी 234 के साथ। वो ट्रेंड अलग चल रहा था हमारे टाइम पे। यू आर डेफिनेटली प्रिपेयर्ड फॉर बोथ, नो डाउट इन दैट। You are definitely prepared for the good as well as bad part. And the second thing is that, जैसे मैं तो एक बात बोलूँ, जैसे ओलंपिक में जाके ऐसे बोलते हैं ना कि ब्रॉन्ज तो हाथ में आ गया, तो hope for the best and prepared for net. Why worst? There is nothing worst. You are already done something. But हाँ, मेरे हिसाब से बैठ जाएगा। मेरे को तो नहीं लगता नहीं बैठेगा। बैठ जाएगा। तो मैंने देखा नहीं था कि आप भी क्लास में, नहीं तो पहले तो मैंने बात ही यही सोची थी कि अब एक इंसान तो परमानेंट फ्री हो गया। अच्छा अच्छा। इस माध्यम से मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, जो हम सभी भी तैयारी करते हैं तब एक चीज फेस करते हैं हमेशा, कि आपका सच में अपना है ना, वही होता है जो कई बार हम क्या एक्सपेक्टेशन के बोझ के नीचे भी दब जाते हैं, कि बाकी लोग क्या सोचेंगे, मेरे क्लासमेट्स क्या सोचेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे कि अच्छा अच्छा ये तो जज बन रही थी, या ये ऑफिसर बनने वाला था, ये तो ये करने वाला था। वो चीज मत करना आप, क्योंकि प्रेशर ठीक नहीं होता है। प्रेशर में इंसान परफॉर्म नहीं कर पाता, इसलिए एकदम मस्त रहिए अपने आप पे, हमेशा ही प्राउड। हमें तो है ही प्रॉब्लम। और हम भी जब आगे भी क्लास लेंगे ना, तो कभी जैसे ऑफिशियल ग्रुप में मैंने एक चीज नोटिस की, मैं बोलना नहीं चाहता था बट मैं बोल ही देता हूँ। ऑफिशियल ग्रुप में मैंने जैसे एक चीज नोटिस की कि भाई बच्चों के मार्क्स मेरे को पता थे किसके कितने आए और हो रहे हैं, बट उन्होंने वोट नहीं किया पोल में, कि शायद मेरे को ऐसा लगा, उनको ऐसा लग रहा होगा कि यार अभी क्यों करे, फिर बाद में अपना रिजल्ट में ऊपर नीचे होगा तो क्या होगा। मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि एक क्लास या एक सही ग्रुप वही होता है जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल सपोर्ट के साथ खड़े। नो वन इज देयर टू जज। चलो आ जाओ। पर ठीक है, आए हो तो, क्योंकि नए नए चीजें ऐड भी कर रहे हैं। और वो तो दूसरी बात तो ये भी है कि देखो, मैं तो सच बता रहा हूँ, भगवान करे हो जाएगा मेरे हिसाब से पक्का, और होने वाले के बाद भी मैं तो ये नहीं बोलता कि अब बैठना है। मैं तो यही बोलता है कि थोड़े दिन एंजॉय करके जुडिशरी की जर्नी चालू करो अपनी मस्त आराम से। जेआरएफ इज टिकट थ्रू जुडिशरी, मुझे तो ये लगता है कि आज नहीं तो कल वहां पे बैठ जाना, और इतना स्ट्रॉन्ग बैकअप है, कोई आपको स्टॉप नहीं। चलो, ये क्लास लेजिस्लेशन समझ में आ गया। इसके अलावा, हाँ, ये तो ठीक है। अब रीजनेबल क्लासिफिकेशन के लिए क्या है, दो चीज। फॉर रीजनेबल क्लासिफिकेशन, टू कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड। पहली क्या है, क्लासिफिकेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। भाई कोई वजूद तो हो उस डिफरेंस का, जो आप बता रहे हो कि इनमें फर्क है, वो कुछ होना चाहिए। सर, कैन आई आस्क वन or two question at the end after you finish the class, because I have network issue. Okay. Sir, repeat this one more time. एक चलिए, इंडेक्स को बांट दो। सर, रिपीट दी वन मोर टाइम, बिकॉज आई हैव नेटवर्क। अच्छा, प्रीत आपने लिखा है क्या नेटवर्क? हाँ प्रीत, उसको अपन कंटिन्यू करते हैं कि मैं पूरा खत्म कर दूं, फिर बाद में बता दूं। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन का दो ही, ये याद रखना आपकी दो चीज होती है, एक तो इंटेलिजिबल डिफरेंशियल होना चाहिए, वास्तव में कोई डिफरेंस होना चाहिए जिस वजूद पे अपन वो क्लास बना रहे हैं अलग अलग।
और क्या एक रेशनल रिलेशन होना चाहिए। डिफरेंशिया मस्ट हैव अ रेशनल रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट। रेशनल रिलेशन किसके साथ? टू द ऑब्जेक्ट टू बी सूट टू बी अचीव्ड बाय द लॉ। हमने राजस्थान को टीएसपी नॉन टीएसपी एरिया में बांट रखा है। ये हमारा क्या हो गया? इंटेजिबल डिफरेंशिया हो गया कि भाई ये ट्राइबल एरिया है, ये थोड़ा पिछड़ा हुआ है, इसको हम अलग से प्रिविलेज दे रहे हैं। ये तो क्या हो गया? एक डिफरेंस हो गया जो कि सामने के सामने दिख रहा है कि यार ये सही डिफरेंस है। और दूसरा क्या है? रैशनल रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है वो डिफरेंस करने का? हमारा ऑब्जेक्ट है कि सर हम पूरे राज्य का विकास चाहते हैं, सिर्फ एक शेखावटी एरिया, सिकर चूरू झुंझुनू शेखावटी एरिया ही पड़े, जयपुर पड़े, ऐसा नहीं है, पूरा राज्य विकास करे। इसलिए हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है इस कानून को वो बनाने का ये है कि सर्वांगीण विकास, होल स्टेट शुड गेट डेवलप प्रॉपर। दिस इज अवर ऑब्जेक्ट। सो ये है इंटेजिबल डिफरेंशिया एंड रेशनल रिलेशन। नाउ क्विकली वी विल सी केस लॉ, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार। ये तो आपके नेट के बहुत खास चीजें हैं, इसको नहीं छोड़ना, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे याद कर लेना। डिफरेंशिया व्हिच इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एक्ट आर टू डिफरेंट थिंग्स। बिल्कुल, डिफरेंशिया एक अलग चीज है और ऑब्जेक्ट ऑफ एक्ट अलग चीज है। इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव नेक्सस, एक संबंध होना चाहिए आपस में बिटवीन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट। ये है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली की लाइन। दूसरी है डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डॉक्ट्राइन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन वाज इवॉल्व्ड। कि क्यों लाए हम रीजनेबल क्लासिफिकेशन? टू सस्टेन ए लेजिस्लेशन इन ऑर्डर टू हेल्प वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। किसी भी तरीके का जो वीकर सेक्शन है, चाहे वो ट्राइबल नॉन ट्राइबल के बेसिस पे हो या जेंडर के बेसिस पे हो या कास्ट के बेसिस पे हो, तो उनको आगे मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमने रीजनेबल क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट लाया है। फिर सुब्रमण्यम स्वामी, बहुत तेज तर्रार और वन ऑफ द मोस्ट काइंड ऑफ डेंजरस पॉलिटिकल लीडर। सुब्रमण्यम स्वामी में सच में अभी कंगना रनौत का एक इंटरव्यू हुआ था, आई एम प्रीटी इंक्लाइंड टुवर्ड्स पॉलिटिक्स। तो उन्होंने तो ऐसे ऐसे मतलब मैं एक बार क्लियर कर दूं, दिस इज नॉट माय स्टेटमेंट, बट उन्होंने अभी आप देखना ललन टॉप के इंटरव्यू को, उन्होंने एक सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ दिन जस्ट पहले एक तगड़ा स्टेटमेंट दिया है कि अटल, मतलब वो सबको पता भी है कि हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर जी थे अटल बिहारी वाजपेयी, कि वो अटल बिहारी वाजपेयी का खुद का भी स्टेटमेंट है कि मैं अविवाहित हूँ, कुंवारा नहीं हूँ। तो सुब्रमण्यम स्वामी बता रहे हैं उसमें कि हम, मैं बोल नहीं सकता, बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर है, आप देखने जाके कि उनका हाँ यहाँ यहाँ ऐसे था, अफेयर था, विच इज नॉर्मल, मतलब वी आर नॉट टू जज कि ऐसा क्यों था, ये एथिकल था नॉन एथिकल था, ऐसे नहीं। बट बहुत भयंकर रिवल, मतलब सीक्रेट्स ओपन किए उन्होंने उस इंटरव्यू में। बहुत डेयरिंग चाहिए उसके लिए कोई प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसा बोलना कि हाँ वो वाली एयर होस्टेस थी, ऐसे थी, इसके रिलेशन इसके साथ थे, वो लिविंग थे, ऐसा सब बताया उस वीडियो में। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन इम्परमिसिबल और इनवैलिड क्लासिफिकेशन। इस सुब्रमण्यम स्वामी वाले केस में क्या हुआ सीबीआई के अगर, कि दो डायमेंशन ऑफ आर्टिकल 14 है, वो एक लेजिस्लेशन को इनवैलिड बताती है। कौन सी? ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन हो जो इम्परमिसिबल या इनवैलिड क्लासिफिकेशन पे हो। मैंने बताया, हम अगर ऐसा लेजिस्लेशन लेके आ जाए कि भाई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर वो होंगे जिनके बच्चे, जिनके माता पिता प्रोफेसर है, ये कोई डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल इम्परमिसिबल डिस्क्रिमिनेशन है, ये कोई वो है ही नहीं। दूसरा, एक्सेसिव डेलीगेशन ऑफ पावर, बहुत ज्यादा किसी को क्लासिफिकेशन पावर को डेलीगेट करना भी ठीक नहीं है। लास्ट, ये जो आपके नेट में बार बार पूछता है, तिरंजित लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सिंगल इंडिविजुअल में आल्सो बी ट्रीटेड एज ए क्लास। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो उस पर्टिकुलर बेनिफिट को लेने वाला एक ही इंसान, इसलिए वो क्लास नहीं मान सकते। सिंगल इंडिविजुअल को भी हम क्लास मान सकते हैं, प्रोवाइडेड क्लासिफिकेशन मस्ट बी रीजनेबल। फिर एक फटाफट हम न्यू कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी को देख लेते हैं। तो इसमें आपके जस्टिस भगवती और अपने प्रेजेंट में जो है उनके पिताजी डीवाई चंद्रचूड़ का ये स्टेट, मतलब वो जज को नाम याद करने की जरूरत नहीं है। और इसमें होता है ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसकी लाइन बहुत अच्छी लिखी है उन्होंने, वो आप देख लो फटाफट। न्यू कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी, इसका न्यू कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी को इन्होंने क्या बोला, इतनी देर तक हम मान रहे थे कि ठीक है जो इक्वलिटी है वो ऐसे ऐसे चाहिए, इसका उन्होंने नई टर्मिनोलॉजी दी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस। कोई भी जो इलीगल रूल्स, आर्बिट्रेरीनेस को एग्जैक्ट हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, और उन्होंने मैम को शायद पता भी हो। कि भाई ऐसा कोई एक्शन होता है जो इलीगल टाइप का हो, अनरीजनेबल हो, उसको आर्बिट्रेरीनेस बोलते हैं। इन्होंने न्यू कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी को क्या बोला, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस। क्यों बोला? इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ड्रिफ्टेड फ्रॉम ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी व्हिच वाज बेस्ड ऑन रीजनेबल क्लासिफिकेशन
कि भाई हमने क्या बोला भाई, इक्वलिटी में हमने बस एक कंसेप्ट है रीजनेबल क्लासिफिकेशन। इससे आगे बढ़े हम, उन्होंने हैज लेड डाउन अ न्यू कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी। उसमें क्या है, इक्वलिटी इज अ डायनेमिक कंसेप्ट, बहुत लंबा चौड़ा, मतलब सिर्फ एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन पे नहीं रोक सकते हम उसको, एंड कांट बी कन्फाइंड टू ट्रेडिशनल एंड डॉक्ट्रिनायर लिमिट्स। इक्वलिटी इज एंटीथेसिस टू आर्बिट्रेरीनेस, कि ये दो एक तरह से अपने आप में दुश्मन है। सरकार भी अगर कोई भी ऐसा कार्य करती है जो आर्बिट्रेरी है, तो वो भी इक्वलिटी के अगेंस्ट है। जैसे कि अगर चुनाव में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस तरह से बर्ताव करने लगे कि पॉलिटिकल पार्टीज के वो आर्बिट्रेरी एक्शन ले, किसी की पार्टी को बैन कर दे, किसी को प्रमोशन ना करने दे, तो वो भी आर्बिट्रेरीनेस है ना। बिल्कुल वो इक्वलिटी के एंटीथेसिस है, एकदम सही बात है। जहां कहीं भी आर्बिट्रेरीनेस होती है, इसका मतलब आप समानता को ठेस पहुंचा रहे हो उस एक्शन से। इनफैक्ट दे आर सोन एनिमीज, पक्के दुश्मन एक दूसरे के। और बिल्कुल है, इक्वलिटी और आर्बिट्रेरीनेस दुश्मनी है। अगर किसी का नुकसान पहुंचाया तो किसी के हक को खाया है, ऐसे हो ही नहीं सकता। किसी एक को आर्बिट्रेरी वे में सेलेक्ट किया है अपने इंटरव्यू में, तो दूसरे की सीट खाई है। अ, हाँ बस अब दो चीज और देखो, तो छोटी सी है, ज्यादा तो पहले की है। भाई और क्या हो सकता है, क्लासिफिकेशन कैन बी इन फॉलोइंग मैनर ऑल्सो। ज्योग्राफिकल तो मैंने आपको बता ही दिया, कृष्णा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। स्टेट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टीएसपी नॉन टीएसपी। Tax, Indian Express versus Union of India. There can be difference of tax between applied to local vernacular newspaper and English newspaper. महाराष्ट्र में सकाल न्यूज़पेपर चलता है, लोकमत चलता है, उनके ऊपर टैक्स अलग लग सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, ये महंगा भी मिलता है अपने आप को लेके आते हैं, पेज भी ज्यादा आते हैं, तो टैक्स भी हो सकता है ज्यादा लगेगा। तो ये चीज भी हो सकती है। आयु, प्रीत, अनुभा, जोमी, अंजना गर्ग, ज्योति, उर्वशी, तानिया, मोहम्मद आसिफ, आकांक्षा, नूर। अच्छा नूर, आप भी आए हो क्या? आई होप आपको समझ में आ रहा हो। कोई किसी को डाउट? प्रीति आप कुछ पूछ रहे थे, जियोमी, शायद वो किसी ने कुछ पूछा, तो फटाफट बता दो। आज के लिए अपन ने आर्टिकल 14 पूरा कंप्लीटली कवर कर लिया है। आई होप आपको मजा आया सुनने में, समझने में सारा। अभी क्या हमारे पास टाइम है ना, तो हम थोड़ा मजे लेके भी पढ़ेंगे, ऐसे नहीं है कि हर बार रटने के हिसाब से पढ़ेंगे। नहीं, वीकेंड पे क्लास नहीं है, बट जब जब जरूरत होगी मैं तब तब लूंगा, पहले ही बता रहा हूँ, इस चीज को क्लियर कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे सुपरवाइजर से मेरे पे प्रेशर आ रहा है कि आपको आर्टिकल्स लिखने पड़ेंगे। सुपरवाइजर ने हमें फोन पे रखी बोल दिया है कि भैया आपको आर्टिकल्स पब्लिश करने पड़ेंगे इस फोकस पे, तो मेरे को वो लिखना पड़ेगा, वो थोड़ी खिंचाई होगी होगा। इसलिए मैं वीकेंड को भी जब जब जरूरत पड़ी तब तक क्लास मिलेगा। और टाइमिंग का भी पहले ही बता रहा हूँ, बहुत क्लियर, कि अगर जरूरत पड़ी और मॉर्निंग में क्लास करनी पड़ी तो प्लीज आपको मॉर्निंग में भी करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी पीएचडी में थोड़ा सा आगे से प्रेशर हो, इसलिए हो सकता है, क्योंकि हमारी इवनिंग क्लासेज है प्रेजेंट। नून में 1:30 बजे से कुछ होती है, 5:30 तक, तो अगर वहाँ when I will reach there, I may need to go to। अच्छा प्रीत, आपको क्लास लेजिस्लेशन समझ में नहीं आया? ठीक है, एक सेकंड में बता, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगी। देखो, हम जब इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करते हैं, म्यूजिक तो नहीं सुन रहा है यहाँ पे? गणेश जी का म्यूजिक चल रहा है महाराष्ट्र में, म्यूजिक तो नहीं आ रहा ना बैकग्राउंड वॉइस में? नो सर, ठीक है ठीक है। एक मिनट, डोर को कंप्लीट बंद कर। सो हमने इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देख लिया। इक्वलिटी बिफोर मतलब कानून के रूप सामने सब कुछ समान है, पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब रिजर्वेशन और सब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की वजह से आया है, कि जब सर्कमस्टेंसेज ही सेम नहीं है, तो फिर हम इक्वल ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हो? सर इश्यू पहले वाला भी समझा देना, बिकॉज आई वाज ट्रीट, इतना सब कुछ नहीं समझा सकता मैं, पहले वाला क्लास एडिशन समझा रहा हूँ, एक मिनट वो समझिए पहले। तो मतलब
रीजनेबल क्लासिफिकेशन ने हमने दो ही बात बोली है मोटी मोटी, कि भाई कभी भी जैसे मान लो मैंने एक कानून बना दिया कि लड़कियों के लिए 40, अब राजस्थान में एक कानून बन गया अभी बजट में जो आया था, कि जो थर्ड ग्रेड टीचर होते हैं गवर्नमेंट में, उनको लड़कियों को 50% रिजर्वेशन मिलेगा। हाँ, इसमें ऊपर का इतना समझने का नहीं आया, विथ क्लास लेजिस्लेशन है वही समझना है, वो फिर सुनिए आप। जैसे आपके एम्स में एक रूल है, एम्स नर्सिंग में, एम्स में बहुत डेंजर रूल है। एम्स में जो नर्सिंग ऑफिसर बनता है ना गवर्नमेंट, उसमें 75% रिजर्वेशन है गर्ल्स के लिए, और वो 10% कुछ एनआरआई ऐसे है, तो वो टोटल 85% ही हो जाता है लड़कियों के लिए रिजर्वेशन एम्स में। पर उसका हम ध्यान से समझो, रीजनेबल क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि जब कोई भी आप, इसमें दो पॉइंट है, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और नेक्सस रिलेशन, जो ऑब्जेक्ट अचीव करना है आपको उससे। मैंने मान लो एक कानून बना दिया कि लड़कियों को हम संसद में 30% आरक्षण देंगे, एमपी बनाएंगे टाइम, तो बेसिस क्या हुआ, जेंडर। रीजनेबल क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या हुआ कि भाई ये जो जेंडर है ना, इसको हमने बेसिस बनाया। ये क्यों बनाया है, इसका नेक्सस क्या है ऑब्जेक्ट अचीव्ड से, भाई इसलिए है कि यहाँ मेजोरिटी जो हमारे सांसद बनते हैं विधान, बाकी जो नेता बनते हैं वो सारे मेल्स बनते हैं, और वंचित ज्यादा है लड़कियां, इसलिए इसको, इस चीज को ठीक करने के लिए, इक्वलिटी लाने के लिए हमने ये रीजनेबल डिफरेंस बनाया। तो ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बेसिक मांग होती है कि जो आप बेस ले रहे हो ना अंतर बनाने के लिए, वो रीजनेबल होना चाहिए, और उसके वो जो कर रहे हो काम, उससे आपको ऑब्जेक्ट क्या है, उस कानून को बनाने की आपकी मेन उद्देश्य क्या है, वो सही होना चाहिए, उससे कनेक्ट होना चाहिए। तो उद्देश्य क्या है कि भाई हमें समानता चाहिए देश को विकास करने के लिए, है ना। ऐसे ही रिजर्वेशन के पीछे लॉजिक है कि भाई जब सारे देश की हर कास्ट या एक क्लास जो है वो सारे मेन स्ट्रीम में नहीं आएगी, तो इस देश का भी नुकसान अल्टीमेटली। बट क्लास लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है, क्लास लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि बस ये जो क्लासिफिकेशन कर रहा था ना, मैं बता रहा था कि एक क्लासिफिकेशन सही होनी चाहिए, वो अगर डिस्क्रिमिनेटरी वे में होने लग जाए, डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे आर्मी की भर्ती निकलती है, ठीक है, आर्मी की भर्ती निकलती है। अब आर्मी में ऐसा हो जाए कि जिसके मम्मी पापा आर्मी में ऑफिसर्स है ना, या फौजी हैं, उनके बच्चों को ही हम मैक्सिमम रिजर्वेशन देंगे, 90% वो ही लगेंगे। तो डिफरेंस क्या हुआ, मतलब इंटेलिजिबल डिफरेंस, या यहाँ पे क्या है, बेस क्या है, कि जिसके भी पेरेंट्स आर्मी में वो लग जाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, वो अगर ऐसा कोई कानून बनाए, उसको पूछे कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है इस कानून को बनाने के पीछे, तो वो बोलेगा कि हम तो, इससे आर्मी बेटर होती है, या आर्मी वाले के जो बच्चे होते हैं ना वो ज्यादा अच्छे होते हैं आर्मी में। तो बोले यार ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है आपको इस कानून से, रॉन्ग है ये। मतलब ऑब्जेक्ट विच आर ट्राइंग टू अचीव इज नॉट रीजनेबल, प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो आप, चाहे वो किसी भी बेसिस पे। मान लो पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसा आ जाए एक रूल, कल नेता ही तो बैठते हैं ना वहां पे संसद में, उनके बच्चे मैक्सिमम वही होते हैं जिनके पापा बड़े पॉलिटिकल लीडर रहे हुए हैं। अब वो बैठे बैठे एक दिन एक कानून निकाल दे संसद में कि भाई जिसके मम्मी पापा भी एमपी एमएलए रहे हुए हैं या मंत्री रहे हुए हैं ना, उनको हम 40% आरक्षण दे रहे हैं चुनाव लड़ने में। हर बार जब भी चुनाव होगा ना, 40% वो ही चुनाव लड़ेंगे। तो बेस क्या हो गया, जिसके मम्मी पापा जो है मंत्री एमए एमपी रहे हुए। और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट सर ये है कि उससे संसद बेटर चलेगी, उनको ज्यादा नॉलेज है संसद की। नहीं सर, ये आप गलत कर रहे हो, आप क्लास लेजिस्लेशन कर रहे हो। आप एक ग्रुप, एक सारे जो नागरिक है इस देश के, उसमें से पर्टिकुलर उन लोगों को उठा रहे हो जो, जिनको आपको बेनिफिट देना है, और बाकियों को ऐसे ही छोड़ रहे हो। जो इंक्लूजन किया है ना आपने ये नेताओं के बच्चों को, वो सही नहीं है, और जिन आम नागरिकों को आपने हटा दिया ना, उनके अगेंस्ट आपने डिस्क्रिमिनेशन किया। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लास लेजिस्लेशन। क्लास लेजिस्लेशन का मतलब सिंपल से ये हो कि डिस्क्रिमिनेटरी रूप में जब आप कोई अंतर क्रिएट करते हो ना, कोई प्रिविलेज देने के लिए, उसको ही बोलते हैं क्लास लेजिस्लेशन। ठीक है प्रीत, समझ में आ गया। प्रीत समझ में आ गया, एक बार फटाफट बता दीजिए, बाकी तो जाए आप मेरे को पर्सनल कॉल करके पूछ लेते हैं। यस सर, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है भाई, आपकी आपकी क्लास हो गई है, अभी थोड़े स्लो मूड में और अच्छे से चल रहे हैं। मैं तो पहले ऐप की क्लास को देख रहा था, तो उसमें हमने 10 क्लास में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करा है। बट आज 4 क्लासें हो गई है, और थोड़े अच्छे से पढ़ रहे हैं कि ठीक है, कानून के विद्यार्थी है तो काम में आएगा ही ये सारी चीजें।
और अभी बहुत सारे आरजे से फ्री हुए हैं, कोई नेट से फ्री हुआ है, तो थोड़ा एंजॉय लेके भी पढ़ लेना चाहिए कि हाँ क्या है क्या नहीं। दो लोगों में बैठे तो लगना चाहिए कि हाँ यार वास्तव में कानून पढ़ा है, काम में आ रहा है, प्रैक्टिकली भी यूज में आना चाहिए, इतना तो होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। प्रीत, जियोमी, ज्योति, मिनोचा, बाकी तो सारे ऑफिशियल है। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे फोन करके पूछ लेना। थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, कीप स्माइलिंग, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ऑनलाइन क्लासेस में आजकल लोग बाहर नहीं जाते, तो 1 घंटा खुद के लिए भी निकालना, चाहे रनिंग करो चाहे घूमने जाओ। सर फ्रॉम ऑनवर्ड्स विच इज आवर न्यू अप्रोच? सर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स व्हाट इज अवर न्यू अप्रोच? अप्रोच क्या है न्यू, वो तो बता दूंगा मैं बाद में। अप्रोच यही है, सही बता रहा हूँ। मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, वो बेस्ट अप्रोच। उसके अलावा बाकी यूट्यूब की व्यूअरशिप के लिए होता है 10 दिन में ये करे, वो सब मैं भी बनाता हूँ, वो स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए, जरूरी है। पर अब के लिए जब आपके पास 60 70 80 दिन बचे हैं ना, उसकी बेस्ट अप्रोच है रात दिन पढ़ाई करो। और बाकी तो आज वाले तो सारे स्टूडेंट सिंसियर ही हैं जितने भी आए हैं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। पर जो है नहीं, वो क्लास में कंसिस्टेंटली आना, यही अप्रोच है। जिस दिन आप 10 दिन भी आ जाओ ना लगा देर क्लास में, उस दिन मैं ऐसे बोल दूंगा कि आपका नेट हो जाएगा। इस बार जितने भी बच्चे का एग्जाम हुआ है ना ऑफिशियल बैच में से, वो बच्चे हैं जिन्होंने मैक्सिमम क्लास की है। जैसे कि बताऊं कैसे इनको। थैंक यू सो मच। हमें